Hello everyone. So myself Yash, and आज इकोनॉमिक्स की बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास नंबर 2। और इंट्रोडक्शन नंबर क्लास 1 में जो मैंने बात करी थी, अगर आपको याद हो, हमने बेसिकली तीन टर्म समझे थे इन डिटेल, जिसमें पहला था इकोनॉमिक, दूसरा था इकोनॉमिक्स और तीसरा था इकोनॉमी। और वो सब करने के बाद आज क्लास नंबर 2 में जब आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो टॉपिक आपके सामने आपको विजिबल होगा, आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्टिविटीज के साथ। कि इस दुनिया जहान की कोई भी एक्टिविटी हो बेटा, इकोनॉमिक्स में उसको क्लासिफाई करा गया है इनटू द टू पार्ट्स। एक तरफ उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और वही दूसरा बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी टॉपिक से। वो कोई भी एक्टिविटी जिससे अगर हमें पैसा बने, राइट, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको पैसा मिलता है, आपका पैसा बनता है, तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिखा भी है एनी 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 एक्टिविटी। मतलब लिखने वाले ने यहां पर जो अप्रोच लगाई है दैट इज वाइड, कि उसने सभी एक्टिविटी को यहां पर कंसिडर कर लिया है कि कोई भी एक्टिविटी हो, लेकिन अगर उस एक्टिविटी से आपको पैसा मिलता है, इफ यू कैन एबल टू अर्न द मनी, इन दैट केस दैट एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट? बोलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। और वो कोई भी एक्टिविटी जिससे पैसा बिल्कुल ना बनता हो, जो कि हम सब काफी एक्टिविटीज ऐसी करते रहते हैं, राइट। तो वो पैसा हमारे लिए, जब पैसा ही नहीं बन रहा, तो इकोनॉमिक्स में उसकी जगह बनती है या नहीं बनती है? नहीं बनती है बॉस। हमारा तो सर एक ही मोटिव है, जिस एक्टिविटी से, जिस काम से पैसा बनता हो उसकी बात करो। तो यहां पर तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा, क्या इसमें कुछ पैसा वैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है? सर अभी तो आपने बोला कि पैसा तो बनने वाला नहीं है, तो यहां पर तो मतलब क्या? नो पैसा। और नो पैसा तो मतलब नो इकोनॉमिक्स। क्योंकि भाई हमारा तो सर बड़ा सिंपल फंडा है। हाँ, हमें कह लो मतलब भी, हमें कह लो मीम, हमें कह लो सेल्फिश, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इकोनॉमिक्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं कहां जाके रुक जाते हैं? अबाउट द मनी और आउट द रिसोर्सेज। और यहां नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा बनने वाला हम टिक क्यों लगा रहे हैं? क्रॉस लगाया जाए कि पैसा बनने वाला नहीं है। सर एक बार थोड़े बहुत एग्जांपल दे दो। चलो जी, नीचे लिखे हुए वैसे आपके सामने एग्जांपल के लिए फ्री टाइम एक्टिविटीज। सर फ्री टाइम एक्टिविटीज में ना सर, मैं तो क्या करता हूं, हाँ सर, मैं तो सर इंस्टाग्राम पर मस्त स्क्रॉलिंग करता हूं। तो करते रहो जी। आप अगर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो उससे पैसा आने वाला तो नहीं है, राइट। हाँ, अगर विराट कोहली कुछ पोस्ट करता है सर, उसके लिए तो उसको पैसे मिलते हैं, तो वो कहां जाएगा? हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि उसको उस काम से क्या मिल रहा है? पैसा। और हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, दूसरा, आपने कोई काम करा है, ओके सॉरी, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, इट्स वर्क, हो जाता है। तो वर्क डन फॉर चैरिटी, तो अगर आपने कुछ एनजीओ में डोनेशंस वगैरह कर दिए हैं, राइट, आपने कुछ सामाजिक भलाई के लिए कुछ काम करा है यार, तो उसमें फिर पैसा नहीं आना चाहिए ना। आपने वो करा है बिकॉज यू वांट टू डू इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो वो भी यहां पर आपका इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, अगर आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट, कोई रिलीजियस एक्टिविटीज है, तो वहां पर भी आप वहां से पैसा वगैरह अर्न करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ रिलीजियस वर्क, इट इज अ कल्चरल वर्क। वहीं अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके लिए सामान ला रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, राइट, और कोई भी ऐसा काम जो फैमिली में हो रहा है, आपस में प्यार है, राइट, तो वो सब चीजें भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगी, बिकॉज ऑल दोज आर एक्टिविटीज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं अभी आता हूं इकोनॉमिक पे अच्छे से, बट उससे पहले एक बार
मैं क्लियर करता हूं एक बार नॉन इकोनॉमिक को और अच्छे से, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है मुझे भी कि भाई एक एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक हो सकती है एंड द सेम एक्टिविटी कैन बी नॉन इकोनॉमिक। डिपेंड करता है कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में, मेरे घर में हमारी मदर खाना बनाती है, बिल्कुल सर, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। तो अगर हमारी मदर हमारे लिए घर में फूड अगर फूड कुक करते हैं तो क्या उसके लिए कुछ मनी चार्ज करते हैं वो? बताइए मुझे। या ये जो एक्टिविटी है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? सर ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सही बात है जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही काम, लेट्स अगर माय मदर फॉर एग्जांपल शी इज अ शेफ एट हल्दीराम्स, तो क्या अब उनको इस काम के लिए सैलरी मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। और जब सैलरी मिलेगा तो किधर शिफ्ट हो जाएंगे? इस तरफ। क्यों सर? क्योंकि सर अब यहां पर उनको पैसा मिलेगा, उनको सैलरी आएगी। कहां से आएगी सैलरी सर? सैलरी आएगी फ्रॉम द हल्दीराम्स, राइट? तो माय मदर इज वर्किंग एज अ शेफ इन अ हल्दीराम, तो शी विल गेट द सैलरी, यस और नो? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स शी विल गेट द सैलरी। और जब सैलरी मिलेगा तो यानी कि वो पैसा मिल रहा है, और जब पैसा बन रहा है तो वो आपके लिए क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आंसर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? मैं अपने घर में ही अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा देता हूं, लेट्स से उनके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए, क्या लगता है फीस मिलेगी? नहीं मिलने वाली सर। वही अगर मैं यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा रहा हूं तो क्या यहाँ पर एक फीस चार्ज करी जाएगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे फीस चार्ज करी जाएगी, अगर आप मेरे से फेस टू फेस आकर क्लास ले रहे हैं तो, या अगर आप ऑनलाइन क्लास परचेज कर रहे हैं तब भी आपको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग फर्दर, तो मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कुछ एग्जांपल यहां पर रखता हूं, दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लिखा है आपके सामने 1 2 3 4, और पहले हमें आज यही समझने हैं इन डिटेल, क्योंकि ये आपकी बुक में मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो माइक्रो हो या फिर वो स्टैट्स हो, दोनों में ही है। तो पहला है प्रोडक्शन, और ये एक्टिविटी करने वाला जो पर्सन होगा दैट इज प्रोड्यूसर, राइट? और कंजम्पशन जो एक्टिविटी करेगा दैट इज नोन एज कंज्यूमर। तो प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, यहां पर फिर मुझे आपको कंज्यूमर समझाना पड़ेगा। उसके बाद एक्सचेंज इज वेरी इजी, एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। तो ये चार हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो मुझे आपको इन डिटेल में करवानी है। और स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। करें स्टार्ट सर? बिल्कुल करते हैं। तो पहला टॉपिक ये रहा आपके सामने, प्रोडक्शन, और दूसरा उसके साथ ही कंजम्पशन। करें स्टार्ट? पक्का पक्का रेडी हैं आप लोग? सर हम तो कब से रेडी हैं सर, आप ही नहीं करवा रहे हो। चलो जी फिर करते हैं स्टार्ट। तो प्रोडक्शन में दो बात आ जाती हैं। नंबर वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड नंबर टू इज वैल्यू एडिशन। यानी कि प्रोडक्शन में या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बोल दीजिए या फिर वैल्यू एडिशन बोल दीजिए, दोनों एक बात है, लेकिन दोनों में फर्क भी है। अब बड़े ध्यान सुनना यहां पर मैं क्या कह रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग में कहते हैं व्हेन यू आर कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी, तो वो बन जाता है फिनिश गुड। क्या मतलब सर इसका? जरा बड़े ध्यान से सुनना एग्जांपल इसका। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक फैक्ट्री है,
XYZ फैक्ट्री, जहां पे लेट से चेयर्स बनती है, ठीक है सर। अब चेयर्स अगर बनानी है तो उसमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा सर? रॉ मटेरियल सर आयरन, आयरन चाहिए होगा। या नॉर्मली अगर हम प्लास्टिक की चेयर बना सकते हैं क्या सर? हाँ, वो भी बन सकती है। तो प्लास्टिक हमारा क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल, राइट। ठीक है सर। साथ में उस प्लास्टिक को शेप देने के लिए क्या कुछ मशीन्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है? बिल्कुल सर। साथ में लेबर भी चाहिए होंगे? बिल्कुल सर। तो ये मशीन और लेबर क्या होगी आपकी? टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक क्या हो गया आपका? रॉ मटेरियल। और जैसे हमने इसको प्रोसेस करा तो हमारे इधर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? प्रॉपर प्लास्टिक चेयर। और ऐसे करके आप कितने एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आप क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? व्हेनेवर, जब कभी भी आप एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ फिनिश्ड गुड विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में दो चीजें आती है, मैंने बता ही दिया, एक मशीन और दूसरा लेबर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टेक्नोलॉजी की दो टेक्निक्स होती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां पर मशीन की ज्यादा बात होती है, और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। आई होप सो क्लियर होगा आपको ये। हाँ सर, ये तो मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है, और सर आपको तो इतना ही पता है, हम आपको बताते हैं, हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है सर। एक व्यक्ति होता है मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, जो आपने बताया। मैं कहा अच्छा जी। सर वही सामान आगे बेचता है टू द होलसेलर, जो सामान खरीदता है बल्क में, बेचता है बल्क में। वेरी गुड यार, मजा आ गया भाई, आपको पता है इतनी बातें। होलसेलर वही सामान आगे पास ऑन करता है टू द रिटेलर। वाह भाई वाह। और रिटेलर आगे से बेचता है टू द एंड कंज्यूमर। ओके, ये अगर आपको पता है तो फिर तो आपको काफी कुछ पता है भाई, आप तो होशियार निकले। इसको मैं खैर बाद में डिस्कस करता हूं, अभी इसको यहीं छोड़कर थोड़ा आगे चलते हैं और आ जाते हैं वैल्यू एडिशन पर। तो यहां पे लिखा हुआ है वैल्यू एडिशन के नीचे एरो लगाकर इज सर्विसेज, यानी कि सर वैल्यू एडिशन में जो भी आप बात कर रहे हो वो बात किसी कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की। तो सर मैन्युफैक्चरिंग में क्या आपने सिर्फ हमें अभी जो बताया था वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में था? बिल्कुल सही, दैट इज द राइट आंसर। कि मैन्युफैक्चरिंग में हम जो भी बात कर रहे थे वो किसके बारे में थी? सिर्फ गुड्स के बारे में। और अगर आप सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, एग्जाम्पल जरा ध्यान सुनेगा मेरे, इस एग्जाम्पल से आपको वैल्यू एडिशन समझ में बिल्कुल आ जाएगा। लेट्स एक पर्सन है जिसका अपना एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक है जी। और स्टेशनरी का शॉप है तो ऑफ कोर्स उसको बुक्स वगैरह, कॉपीज वगैरह और बाकी सामान बेचेगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि उसकी शॉप में 100 बुक्स है, राइट, जिसको उसने परचेज करा था, परचेज्ड फ्रॉम, लेट से अपना ये न्यू दिल्ली में एक जगह है नई सड़क, वहां से काफी सस्ते मिल जाती है सामान। हाँ, जाना कभी पता करना। तो नई सड़क से गया वो, और एक बुक का प्राइस उसको पड़ा 500 रुपए। कितना पड़ा बेटा? 500। और उसकी शॉप है लेट से द्वारका में। किधर है जी? द्वारका में अपनी खुद की शॉप है। अब जब वो यहां पर किताब लेकर आएगा तो कितने की बेचेगा? 500 की लेकर आया था तो 500 की बेच देगा। हाँ सर, ईमानदारी का सर, 500 का है तो 500 का बेच दो। कुछ बेवकूफी नहीं है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, लेकर आ रहा है, किस लिए लेकर आ रहा है? ताकि कुछ प्रॉफिट्स कमा सके। तो अगर वो सेल करेगा, सोल्ड आउट करेगा, तो लेट्स से वो करेगा एट ₹700 ईच, राइट। तो मार्जिन कितना बैठ गया? सर मार्जिन, सर एक काम करो, हमें ना कैलकुलेटर चाहिए है।
अरे ये तो रहा 700 माइनस 500, तो कितना मार्जिन बचा पर बुक? 200 रुपए। टोटल कितनी बुक्स थी हमारी जी? 100। तो 100 इंटू 200, ये आपकी होगी 100 बुक्स, और ये हो गया आपका 200 रुपए इन प्राइस। भैया हाँ या ना? और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए सर कैलकुलेटर चाहिए होगा, या सीधे कर देंगे? सीधा कर देते यार। तो 100 इंटू 200 कितना आ जाएगा आपका, बताइए जरा। बच्चे कह रहे सर आप ही बता दो, हम कहाँ इतना दुखी हो गए। तो 20,000 रुपए क्या कमा लिया उसने? प्रॉफिट एज अ वैल्यू एडिशन। मतलब उसने 20,000 रुपए चार्ज करे इस चीज के लिए कि भाई वो आपके लिए बुक्स लेने कहां गया? नई सड़क। वहां से लेकर आया आपके घर के पास द्वारका में, आप गए अपने घर के नियर बाय से ही 50, 100, 200 मीटर की दूरी पर जाकर आपने बुक परचेज कर लिया, आपका टाइम बचा, हार्डवर्क बचा। तो क्या वो आपको सर्विस दे रहा है? हाँ सर, बिल्कुल सर्विस दे रहा है वो। और उस सर्विस को चार्ज करने के लिए, सॉरी, उस सर्विस को देने के लिए उसने आपसे क्या चार्ज करा? उसने आपसे चार्ज करे 200 रुपए पर बुक। और खुद कितना कम आ गया जी? 20,000 रुपए प्रॉफिट। बच्चा कह रहा सर हमारी पढ़ाई होगी, हम जा रहे हैं अपने घर, हम तो घर वाले से बोल रहे हैं भैया हमें पैसे दे दो, हम तो अपना स्टेशनरी शॉप ओपन करेंगे, पैसा पैसा। हाँ, तो खैर देखिए, ऐसा बात नहीं है कि वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तभी तो ऐसा काम कर पाएंगे, और क्या पता इससे अच्छा काम कर पाए और जहां और पैसा कमा पाओ, राइट। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, भावना मत बह जाना, कहीं चल रहा है पता भग जाओ तुम अभी यहां से। तो ये था प्रोडक्शन का एक शॉर्ट मीनिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन। आई होप सो क्लियर होगा। और अगर अब आपकी परमिशन हो तो जो मैंने ऊपर एक चेन करवाई थी, मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद होलसेलर, फिर उसके बाद रिटेलर, और फिर उसके बाद कंज्यूमर, तो मैं यहां पर भी जरा समझा दूं कि प्रोडक्शन कहां तक हो रहा है और प्रोड्यूसर कहां तक है। ये है कंज्यूमर। हाँ सर दिख रहा है, हमें दिख रहा है बच्चों, मुझे पता है, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल पढ़ाई पे रहे, लेफ्ट राइट कहीं मत हो जाना। तो मैन्युफैक्चरर ने तो ऑफ कोर्स सर गुड मैन्युफैक्चर करे थे, तो ये तो प्रोड्यूसर है ही सर, ठीक है सर। मैन्युफैक्चरर ने वही सामान बना के दे दिया होलसेलर को, और लेट्स से इसको बेचा 90 रुपए का। कितने का बेचा? 90 रुपीज का। होलसेलर उसको कंज्यूम कर लेगा, वो जो उसके पास प्लास्टिक चेयर्स आई होंगी, या आगे बेचेगा? आगे बेचेगा। और जब आगे उसको बेचेगा तो प्राइस सेम रखेगा या बढ़ाएगा? सर ये बात तो पता है, प्राइस को वो बढ़ाएगा। तो लेट्स से उसने बेचा, होलसेलर ने टू द रिटेलर एट ₹110, 20 रुपए पर शेयर, ये भी कम आ गया। तो यानी कि इसने भी क्या करा? वैल्यू एडिशन। तो ये भी क्या है? प्रोड्यूसर। यस और नो? चलो जी आगे चलते हैं। रिटेलर को कॉस्ट पड़ी 110 रुपए की, क्योंकि होलसेलर ने रिटेलर को बेचा कितने का? 110 का। तो ये कितने का बेचेगा कंज्यूमर को? तो उसने बेचा लेट से 150 रुपए का। 150 रुपया लेगा, उसने साफ बोल दिया कि मुझे कितना चाहिए? 150 फ्रॉम द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या इसको आगे बेचेगा या खुद कंज्यूम कर लेगा? जनरली कंज्यूमर ने तो किस लिए परचेज करा था भाई? जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, राइट। तो कंज्यूमर तो इसको कंज्यूम ही करने वाला है, बिकॉज ही इज द एंड कंज्यूमर। तो अब मेरा सवाल सुनिएगा बड़े ध्यान से, मेरा सवाल क्या है? वैल्यू एडिशन या मैन्युफैक्चरिंग कहां तक हुई है? और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग और जहां तक वैल्यू एडिशन हुआ है वहीं तक ही है प्रोडक्शन, उसके आगे प्रोडक्शन नहीं है, उसके आगे प्रोड्यूसर का रोल नहीं है। बताइए, सोचिए कहां तक है? सर इतना तो मुश्किल है नहीं जितना आपको लग रहा है, अब ये करके देते हैं। देखो अभी आपने बताया सर मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, कितने का बेचा? 90 रुपए का। और सर मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो ये तो ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर होगा ही होगा। बिल्कुल जी, करेक्ट बात। होलसेलर ने इसको बेचा 110 रुपए का, कितने रुपए बढ़ा दिए? 20 रुपए बढ़ा दिए। तो उसने क्या करा इसमें? वैल्यू एडिशन, ठीक है सर। और जब रिटेलर ने बेचा है आगे टू द कंज्यूमर, तो कितने रुपए उसमें ऐड कर दिए अपने? 40 रुपए प्रॉफिट के।
यस और नो? कंज्यूमर ने उसको बस एंड में कंज्यूम करा है, तो कंज्यूमर तक जाते जाते जितने भी लोग थे, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, वो सभी क्या है? प्रोड्यूसर। अच्छा सर, अब हमें समझ में आ गया। प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि कहां तक मैन्युफैक्चरिंग या कहां तक वैल्यू एडिशन हो रहा है। बिल्कुल सही, यही करना है आपको। और अगर ये समझ में आ गया है तो आप देख लीजिए कि एक छोटा सा टर्म था प्रोडक्शन, लेकिन हमने कितना टाइम उसमें लगाया है और कितने डिटेल में समझा है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर। आई होप सो क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो प्लीज आप मुझसे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉर्ट योर डाउट्स। आगे चले, इसको खत्म कर कर एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। जब तक यहां पर आकर हमारा प्रोडक्शन तो खत्म, और ये एग्जाम्पल्स वगैरह जो मैंने अभी लिखे थे यहाँ पर वो आपने साथ साथ लिख ही लिए, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है अब तो। बाकी सर हमने ना उम्मीद नहीं करी थी, बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रोडक्शन ऐसा भी कुछ होगा। अब मैं लगा था सर आप बोल दोगे प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, तो ऐसा थोड़ी ना होता यार। जब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो फिर डिटेल में ही पढ़ेंगे यार। और ये तो इतना भी कुछ डिटेल में नहीं गया मैंने मतलब अपनी भावनाओं को रोका है। धीरे धीरे देखो होता है क्या, मजा आने वाला है भाई। सो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कंजम्पशन, और आई शुड से मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कर लेंगे तो कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन कर लेंगे तो प्रोड्यूसर हो गया। तो कंज्यूमर कौन है? तो कंज्यूमर तो हम सब है सर। सर आप ना हमारी बात कर रहे हो, अपनी बात कर रहे हो सर आप, बिल्कुल जी। एल जी, ए है कंज्यूमर, तो यहां लिख दिया हमने मिस्टर इनोसेंट कंज्यूमर। बिल्कुल जी, है ना सर, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो इनोसेंट है सर। ठीक है जी। तो कंज्यूमर इज द वन हु बायज द गुड्स और हायर्स द सर्विसेज। तो दो वर्ड पे मैं ज्यादा फोकस दूंगा, बायज और हायर्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज बाय जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है विद द रेफरेंस ऑफ व्हाट, किसके लिए लिखा गया बाय? अ कंज्यूमर इज द वन, एक ऐसा व्यक्ति हु बायज द गुड्स। तो बाय किसके लिए यूज हो रहा है बेटा? गुड्स के लिए। और हायर्स किसके लिए यूज हो रहा है? सर्विसेज के लिए। ये बहुत ही ध्यान से समझना बेटा। अ कंज्यूमर इज द वन हु बायज द गुड्स और हायर्स द सर्विसेज। और क्यों कर रहा है? क्योंकि सर हमारी वांट है सर। अभी आपने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, हमें याद है सर, लालची। लालची है सर हम लोग, सबसे बड़े लालची सर आप हो। हाँ रहने दो भाई, तुम कौन से कम हो। तो वांट्स है, नीड है, उनको पूरा करने के लिए या तो हम गुड्स को खरीदेंगे या सर्विसेज को हायर करेंगे। अब मेरा एक सवाल ये आता है दिमाग में एज अ स्टूडेंट कि सर सर्विस के साथ बाय क्यों नहीं लिख दिया यहां पर? इधर ऐसा क्या जरूरी था सर? ऐसी क्या आफत आ गई थी इनके पास कि इन्होंने इधर हायर लिखा और बाय नहीं लिखा? क्या कोई इसके पीछे सर रीजन है या ऐसे लिख दिया सर? तो आंसर है रीजन है। पहले इजी करवाता हूं कि दैट इज गुड्स, कि गुड्स के आगे जब बाय लिखा है तो उसका क्या मतलब है। तो ये देखिए गुड्स का एग्जांपल लेता हूं। ओहो सर H&M, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो H&M में आप लेट्स से शॉपिंग करने जाते हैं, आई होप सबको पता होगा। अरे सर हमें सब पता है, आप बस बोले तो सही। तो यहां पर वो आपको क्लोथिंग, राइट, कपड़े वगैरह आप यहां पर परचेज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये आपके गुड्स हैं। और जब आप H&M में शॉपिंग करने गए और आप लेट से 2 टी शर्ट्स प्लस 1 फॉर्मल शर्ट और प्लस
3 फॉर्मल पैंट्स आप लेकर आए। सर बड़ा लंबा चौड़ा बिल आने वाला है आपका। हाँ भाई बिल्कुल जी। और लेट से बिल आ गया आपका 15,000 का। ओ माय गॉड। कोई नहीं सर, उसके बाद हमारा नाम भी तो होगा H&M करके। क्यों भाई? तो जब आप H&M सामान खरीद के लेकर आए, मतलब जब बाय कर लिया, तो क्या उस सामान को आप लेकर आएंगे या बस वहां पर एंजॉय करके छोड़कर आ जाएंगे? सर कैसी बातें कर रहे हो? 15,000 मैंने पे करे, क्या मैंने इस चीज के लिए पे करे? बताओ। सर मैं तो वहां जाऊंगा और उस सामान को वहां पर लेकर आऊंगा। बात तो सही है जी। अब यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी बाय वर्ड लिखा होता है, बायज द गुड्स, तो यानी कि मतलब आपका उस गुड पर हक है। दैट इज पोजेशन। दैट इज पोजेशन यानी कि राइट टू यूज। उसको जो यूज करने का राइट है वो आपके पास है। तो सर ये तो होता ही है, अगर मैंने किसी के लिए प्राइस पे करा किसी चीज के लिए, तो वो तो मैं घर लेकर आऊंगा अपने। ये तो सर इसमें कोई नई बात बता रहे हो आप। भाई मैंने कोई चीज मैंने अगर लेट से पैसा दिया है उस चीज के लिए, तो मैं वो घर पे लेकर आऊंगा। इसमें इतनी क्या अलग बात थी सर? ये लो जी, अलग बात ये है। सर ये क्या जी? अरे इनको नहीं जानते आप? नेशनल क्रश। बाकी आजकल तो अपडेट होता रहता है, इंस्टाग्राम का जमाना है? लेकिन नेशनल क्रश टर्म इनकी वजह से फेमस हुआ। नाम है इनका रश्मिका मंदाना जी। और टॉलीवुड, यू नो दैट, साउथ की मूवीज प्लस अभी बॉलीवुड में भी उनका मूवीज आ रहा है। अभी रिसेंटली इनका मूवी एक आया था, वो कौन सा था? रणबीर कपूर था। हाँ हाँ, तुम्हें तो याद ही होगा। नहीं, एनिमल। तो अभी एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं, बड़े ध्यान सुनना। एक कंज्यूमर था हमारा, ये रहा इनोसेंट कंज्यूमर। सर एनिमल मूवी देखने जा रहा और इनोसेंट है सर? कैसी बातें कर रहे हो सर आप? कोई नहीं जी, कोई नहीं, मान लेते हैं इनोसेंट है। तो पीवीआर में गया, है ना जी, मोटी चैन मोटा पैसा, पैसा है जी। पीवीआर में गया जी, उसने एनिमल की टिकट ली। टिकट आई लेट से उसकी 700 रुपए की, है ना जी। तो 700 की मूवी देखा, पूरा बढ़िया 3 घंटे मूवी चला, बड़ा मजा आया उसको। अब जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने लगा, तो उसने बोला सर एक काम करो, कंज्यूमर ने कहा पीवीआर के जो भी वहां पे पर्सन खड़े हुए थे, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि सर जरा रश्मिका जी को बुला दो, जरा एक बार घर पे, मुझे बड़ा अच्छा रोल लगा उनका, जरा घर पे 2-2 कप चाय हो जाए। तो उन्होंने बोला सर कैसी बातें कर रहे हो आप, मतलब समझे नहीं। कह रहे सर देखो, आप ही के मॉल पर, अभी आप ही के मॉल पे पीछे में H&M शॉपिंग करके लेकर आया, वहां मैंने पैसे दिए और मैं सामान को खरीद के घर लेके जा रहा हूं। मैं रश्मिका जी को घर लेके नहीं जा रहा, बस 2 घंटे चाय वगैरह पिएंगे, बातें बातें करेंगे, आपको फिर मैं उनको यहाँ पे छोड़ दूंगा वापस। तो वो भी बड़े हैरान हो गए कि भाई कैसी बातें कर रहे हैं। लगता है इसने रौनक सर की या यश सर की इकोनॉमिक क्लास नहीं ली है। इसको नहीं पता है कि गुड्स पर पोजेशन होता है, सर्विसेज पर हायर होता है, यानी कि फॉर अ टाइम पीरियड आप उसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद आप उसको वहीं छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। ओ माय गॉड, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो, यहां पर हमने हायर करी थी द सर्विसेज ऑफ पीवीआर फॉर एनिमल मूवी, तो हमारा कोई राइट नहीं बन जाता कि हम रणबीर कपूर को बोल रहे कि रणबीर यार एक बार आना हमारे घर पे करके दिखाना, एक बार डांस वगैरह, है ना, वही एक बार एक्शन सीन दिखा दे कर हमारे घर पर आकर, हमारे घर वाले खुश हो जाएंगे या घर से बाहर निकाल देंगे, जो भी होगा। तो ये बात आपको आई होप सब समझ में आ रही होगी कि सर्विसेज आप एक टाइम के लिए एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं और एग्जांपल, लेट्स से आजकल चल रहा है वर्ल्ड कप। हाँ सर बिल्कुल। और लेट्स से वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या सर, आपको तो पता ही है, इनको तो पेल के आएंगे हम लोग, बिल्कुल पेलेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में
यूएसए में इस बार मैच है, सॉरी यूएसए में ही है, हाँ हाँ यूएसए में ही है। तो जब यहाँ पे आप मैच देखने गए, टिकट बड़ा महंगा जी, मैंने सुना अभी रिसेंटली कि 2.5 लाख की भी टिकट बिके हैं आखिरी में आकर, 2.5 लाख रुपए का टिकट, बताओ जी, 6-7 घंटे के लिए लोगों ने पे भी करा। अब 2.5 लाख रुपए दे दिए जी, बड़ी अमाउंट है। यहां तो आप कह रहे थे सिर्फ 700 रुपए थे सर, कोई बात नहीं जी, 2.5 लाख पे आ जाओ। आप मैच देख कर आए, बढ़िया, इंडिया ने खूब पेल दिया पाकिस्तान को, इंडिया जीत गया। उसके बाद कोई कहता है सर एक बार विराट कोहली से बोलिए जरा घर पे आ जाए, मेरा बेटा है बड़ा फैन है, उनके साथ जरा थोड़ा बैटिंग वैटिंग सीख लेगा। मैंने तो 2.5 लाख रुपए दिए। तो 2.5 लाख रुपए क्या आपने विराट कोहली को ग्राउंड पे देखकर एंजॉय करने के लिए लिए थे या उसको घर बनाने के लिए दिए थे? सर एंजॉय करने के लिए ग्राउंड पर ही, वो परफॉर्मेंस वो दे चुका है, तो वो आपके घर आने के लिए बाउंड नहीं है। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ हायरिंग द सर्विसेज। सर ट्रस्ट में इससे ज्यादा डिटेल में 11th क्लास में 12th क्लास में सर्विसेज के ऊपर, गुड्स के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर कोई बात नहीं करता, ट्रस्ट में। मतलब ये तो मैं खुद बता रहा हूं, मार्केट में रहकर मैंने खुद देखा है। आई होप सो क्लियर होगा अब आपको। एंड अब इधर वो आपका ये रहा, अ कंज्यूमर इज वन हु बायर्स का मतलब पोजेशन, राइट टू यूज और वी कैन से, और हायर का मतलब है फॉर सम टाइम पीरियड। आई होप सो आपको भी क्लियर होगा। और यहां पर हमारा प्रोडक्शन कंजम्पशन इज ओवर, और एक्सचेंज भी मैं अभी यहीं पे खत्म कर देता हूं, बिकॉज एक्सचेंज में कुछ है ही नहीं। अगर आपका प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, तो मैं कहता हूं एक्सचेंज भी आपका हो ही गया। ये देखो कैसे हो गया, इधर से प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए, सर्विसेज बनाई, किसको देने के लिए? यहां लिखा मैंने गुड्स और सर्विसेज, किसके लिए जी? कंज्यूमर के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट देगा या पैसा चार्ज करेगा? नहीं सर, बिल्कुल पैसा सर, पैसा 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 चाहिए। तो यहां से बदले में क्या जाएगा? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ सर आ गया याद, ये आपने हमें लास्ट क्लास में करवाया था, बिल्कुल जी, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक ने प्रोड्यूसर ने गुड्स और सर्विसेज को किसको दिया? कंज्यूमर को। और कंज्यूमर ने बदले में क्या पे करा? मनी। क्या यहां पर कुछ एक्सचेंज हो रहा है? यस सर, यहां एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देख लीजिए आप, यस और नो? बिल्कुल सर, ये था आपका मीनिंग ऑफ एक्सचेंज, जो आल से बिना पढ़े हो गया क्योंकि इतना कुछ भी था नहीं। बाकी अब हमारे तीन टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। ये रहा जी, 1 प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा एक्सचेंज। सिर्फ एक चौथा बचा हुआ इन्वेस्टमेंट, और वो भी अभी खत्म करता हूं, ज्यादा टाइम लगेगा वहां पर। तो चलते हैं जी, ये लो जी इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के बारे में 2 वर्ड मैंने खत्म कर दिया, अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सर कैपिटल तो सर वही है ना जो आपने बताया था मैं लास्ट क्लास में। बताओ जी बताओ, बच्चे टाइप कर रहे हैं, कह रहे सर लो, मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और एक्सपेंड द बिजनेस। हाँ सर बिल्कुल, यानी कि एक ऐसा पैसा जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। और उसका मीनिंग मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। यहां पर क्या बोलते हैं? द नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन। व्हाट डू मीन एक्यूमुलेशन? सेव्ड, इकट्ठा जो करा है आपने,
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड मतलब सर स्टार्ट होता है अप्रैल से, खत्म होता है नेक्स्ट ईयर के मार्च पर। अभी कौन सा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, बताओ जी डेट क्या है आज, अभी कौन सा टाइम चल रहा है सर, आप ही बता दीजिए प्लीज। ओके भाई, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, तो अभी चल रहा है हमारा 24-25, और लास्ट क्या था हमारा 23-24। ठीक है सर। फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, अब पर्टिकुलर कंट्री है तो हम तो किसकी बात करेंगे, मेरा देश महान इंडिया। तो समझते एक बार क्या बात बोल रहे हैं कि पूरे एक साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना भी हमने ऐसा पैसा बचाया जिससे मैं और इनकम जनरेट कर सकूं, कहां पे मैंने पैसा खर्च करा है, जहां पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे का पैसा खर्च करता हूं जहां से मुझे फ्यूचर में इनकम आएगी, ना कि पैसा मेरा जाएगा, तो वो मेरे लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। दो टर्म्स आपको सीखनी पड़ेगी, एक होते हैं एसेट्स, एक होती है लायबिलिटीज। देखो वैसे अकाउंट्स में डिटेल में करवाते हैं सर इसके बारे में, अबाउट एसेट्स एंड अबाउट द लायबिलिटीज। मैं अभी शॉर्ट में रखता हूं इसको, बिकॉज ये मेरा कोर एरिया नहीं इकोनॉमिक्स में भी करवाने के लिए। हम ये कहते हैं कि भाई एसेट्स वो है जहां से आपको फ्यूचर में इनकम अराइज होगी, फ्यूचर में आपकी यहां से इनकम अराइज होगी। और लायबिलिटीज वो है जो आपको पेमेंट देनी पड़ती है, एग्जांपल के लिए ईएमआई, समझ में आ रहा है सर। और एसेट्स मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, अब वहां से आपको रेंट आता रहेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। आपने लेट से शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपने पैसा अपना इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, तो वहां से आपको रिटर्न्स आते रहेंगे, राइट। यानी कि सर ऐसा कोई भी खर्चा जिससे आपने अपना पैसा खर्च करा, बिल्कुल सर कर दिया, लेकिन खर्च करने के बाद फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है दैट रिटर्न विल बी देयर, कि वहां से आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई खर्चा करा जहां से आपको रिटर्न्स की कोई उम्मीद नहीं है, एग्जांपल सर बाइक ले लेते हैं, ले लो बाइक, उसकी जो वैल्यू है क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। कार वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट, कमी होने वाली है। मोबाइल फोन, ये लो आईफोन, अभी आईफोन 15 लिया, मार्केट में 16 आ गया, जैसे 16 आया 15 की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, राइट। तो ये आपकी लायबिलिटीज है, और वहीं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके एसेट्स है। और एसेट्स मतलब वो चीज है जिससे आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके इनकम वहां से आपको राइज होगी। एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, गोल्ड, राइट, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स आर द इन्वेस्टमेंट फॉर यू। और जब मैंने शेयर मार्केट का नाम लिया है, और जब स्टॉक मार्केट, द करेक्ट वर्ड इज एक्चुअली स्टॉक मार्केट, लेट मी करेक्ट दिस। जब मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़े व्यक्ति का नाम लिए बिना आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। तो मैं जरा नेक्स्ट स्लाइड है वो बताता हूं कि वो व्यक्ति कौन है। ये है वो व्यक्ति, और इनको तो नमन है हमारा, कोटि कोटि नमन। जानते हैं आप इनको, हिज नेम इज वॉरेन बफेट, एंड आई थिंक अभी जो इनकी एज है 90 to 93 ईयर्स ओल्ड है ये, राइट। और इन्वेस्टमेंट में इनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। ये कहते हैं आई मेड माई इन्वेस्टमेंट, आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 11। पहली इन्वेस्टमेंट कितने साल में कर दी थी,
11 साल की उम्र में, और फिर क्या बोलते हैं, आई वेस्टेड माई फर्स्ट 11 ईयर। अगर मैं उससे पहले इन्वेस्ट करता तो मुझे कंपाउंडिंग का और फायदा मिलता। कहते हैं कंपाउंडिंग के बारे में दैट देयर आर 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, 8th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की ताकत सर आप नहीं जानते हैं, ब्याज पे ब्याज कमाना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना। इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली से वही करा है। डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना, ये ट्रेडिंग और ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना। आई एम नॉट अगेंस्ट ट्रेडिंग, बट मैं ऐसा मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में देखना ही बेहतर रहेगा, और ये मेरी सोच नहीं, वॉरेन सर की सोच है। और इनकी कंपनी का नाम मैं लिखता हूं पर, बर्कशायर हैथवे। तो इन्वेस्टमेंट में काफी कुछ करा है सर ने। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जब भी मैं बताता हूं तो इनके बारे में मैं जरूर बात करता हूं यार। आई होप सो आपको क्लियर होगा मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी इनके बारे में अगर पढ़ना है, जानना है, तो आप बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब थोड़ा सा पीछे लौटता हूं, लेकिन मैं एक आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अ टॉपिक। टॉपिक क्या है जरा ध्यान सुनना। देखिए टॉपिक का नाम है ESBI। सर SBI तो सुना है, ये ESBI क्या है? ये वो नहीं है सर, SBI नहीं है, इट इज ESBI। और ये इकोनॉमिक्स में आपको पता होना चाहिए। इसमें E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, राइट, S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B stands for businessman, and I stand for investor। और इसको मैं अपनी भाषा में प्यार से SB भी बोल देता हूं। देखिए लाइफ में ना एक सीक्वेंस होता है, पहले स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी होता है। वैसे ही इकोनॉमिक्स भी कहता है कि लाइफ का एक फेस होनी चाहिए, और आपको इसी फेस में लाइफ रन करनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है लाइफ में, आप एम्प्लॉय। क्या होते हैं? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसके लिए काम करता है? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। ही इज वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर। मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट। सुबह 10 बजे पहुंचते हैं तो पहुंचना है, काम हो ना हो, खुद को ऑफिस में रखना है शाम के 6 7 8 9, जब तक बॉस बोलेगा तब तक। तो लाइफ विल बी थोड़ी सी, मतलब वो स्ट्रेस ज्यादा रहता है, और उतना मजा नहीं है, उतना पैसा नहीं है, और वो चीजें हैं नहीं एम्प्लॉय के लाइफ में, बेचारे के लाइफ में। बट उसके बाद आप मूव करते हैं टू द पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपने खुद को काम पे रखा हुआ है। जैसे मैं अपनी बात कर लूं, किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा। आपको प्राइमरली एक्टिव रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? प्राइमरली एक्टिव। मैं यहां पर खड़ा हूं, बैच ले रहा हूं, तो ही पैसा आ रहा है। नहीं आऊंगा तो पैसा भी नहीं आएगा। तबीयत खराब है सर, कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। आपको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिकॉज आपने खुद के काम में आप हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो यू हैव टू बी देयर कंसिस्टेंटली। ठीक है सर, समझ में आती है बात। वहीं उससे आगे ऊपर बढ़ते तो आता है बिजनेसमैन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंडर एन नंबर ऑफ लोग काम करते हैं, बट मिनिमम मैं मानता हूं 50 to 100 का स्टाफ उसके पास है, राइट। अगर इससे कम का है तो यार मैं तो बोलता हूं कहीं रहे, सेल्फ एम्प्लॉयड में रहे। इससे अगर कम है तो कहां रहे? सेल्फ एम्प्लॉयड में रहे। लेकिन अगर 50 से 100 का स्टाफ है तो क्या बन जाता है फिर? बिजनेसमैन। और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कि इनकी वजह से एन नंबर ऑफ लोगों के घर परिवार चल रहे हैं, बिकॉज ये उनको सैलरीज देते हैं जिससे वो अपना घर रन कर पाते हैं और इकोनॉमी को काफी स्ट्रेंथन कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज बिजनेसमैन ही हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज। और आपको पता है वो तो फिर बात की सर, गुड्स और सर्विसेज से हम लोग फिर क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी।
एंड सर आपने समझाया था लास्ट क्लास में कि पूरी की पूरी इकोनॉमी फिर किस पर एग्जिस्ट करती है, दैट होल इकोनॉमी अबाउट इंडिया की बात करूं तो एग्जिस्ट करता है ऑन द जीडीपी। ठीक है सर, मतलब हर कोई इंपॉर्टेंट है यार, अगर ये एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो बिजनेसर कैसे, बिजनेसमैन कैसे काम करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होंगे तो पैसा कैसे आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट, बट लाइफ में अगर मूव करना है अपवर्ड तो फिर हमें एम्प्लॉय, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके बाद बिजनेसमैन। एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी एम्प्लॉयर के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहा है खुद के लिए, और बिजनेसमैन का जो पर्पस है वो है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। समझ में आया बात यहां तक? और टॉप पे बैठे हुए हैं इन्वेस्टर भाई साहब, मिस्टर इन्वेस्टर। एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने आपका, वॉरेन बफेट। ये कहते हैं देखो भाई, जिंदगी इतनी छोटी नहीं कि मैं किसी व्यक्ति के लिए काम करूं, खुद के लिए काम करना पड़ेगा तो प्राइमरीली एक्टिव रहना पड़ेगा, वो अपने बस की नहीं है, कभी कभी काम करेंगे कभी काम नहीं भी करेंगे। और बिजनेसमैन नो डाउट बढ़िया काम कर रहा है, गुड्स बना रहा है, सर्विस बना रहा है, बट मैं कुछ ज्यादा कमाना चाहता हूं तो शायद एक गुड्स में या एक सर्विस में या 5 गुड्स में या 10 गुड्स में 10 सर्विस में उतना ना कमा पाऊं, तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा। किसके ऊपर जी? इन्हीं बिजनेसमैन, इन्हीं सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्हीं एम्प्लॉयज के ऊपर। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं तो क्या करूंगा जी, स्टॉक मार्केट में देखूंगा, प्रॉपर स्टडी करूंगा, और जहां मुझे लगेगा कि जहां मेरा पैसा बन सकता है उस स्टॉक को लेकर मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेकर छोड़ दूंगा। ठीक है सर, उसके बाद मुझे वहां से आते रहेंगे रिटर्न, यस सर नो, बिल्कुल सर। और उन्हीं रिटर्न या उन्हीं प्रॉफिट से मैं अपनी लाइफ को रन करूंगा या उनको दोबारा प्लफ बैक कर दूंगा। प्लफ बैक मींस दोबारा उनको री इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा जी? री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में। और जैसे री इन्वेस्ट करूंगा तो पैसे से पैसा मेरा बनता रहेगा। तो सर वॉरेन बफेट साहब या इन्वेस्टर साहब तो किसके लिए काम करते हैं? मनी के लिए, कि हम तो वहीं जाएंगे जहां सिर्फ क्या मिलेगा हमें? रोकड़ा, पैसा। हाँ स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद काम करेंगे जो भी करेंगे। तो यानी कि सर आप हमें यह समझाना चाह रहे थे अभी, मैंने क्या बताया आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यही 4 लोग होते हैं, इप्सी सॉरी इसबी, एम्प्लॉय, होल्ड ऑन, एम्प्लॉय पहला, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेसमैन, और चौथा इज इन्वेस्टर। सभी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए बेटा, प्लीज प्लीज ऐसा मत समझिएगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये कम है। एवरी सिंगल पर्सन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट उस सीक्वेंस में, उस पिरामिड में कौन ऊपर बैठा हुआ है, कौन नीचे बैठा हुआ है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, वो आपको समझ आना चाहिए। सो ये था मेरी तरफ से, इसको हटा देते हैं। अब आपने नोट डाउन तो कर ही लोगे आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर। तो आज की क्लास में अगर हम देखें हमने क्या क्या करा है आज, तो बेसिकली मैंने आज आपको यहां से स्टार्ट किया था हमने एक्टिविटीज से, जहां मैंने बताया आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक। सर नॉन इकोनॉमिक एकदम बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमारा फोकस सारा कहां रहेगा सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। और सर उसमें फिर आपने प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल दिए थे, और मीनिंग यही था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम लोग पैसा अर्न कर सके। और उसके बाद सर प्रोडक्शन में 2 बातें थी, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन। मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स आते हैं सर, और वैल्यू एडिशन में आती है सर्विसेज। डिटेल बातें हमने करी थी। और ये जो एक्टिविटी करता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, राइट सर। वैसे ही सर हमने पढ़ा कंजम्पशन, कंज्यूमर इज द वन जो गुड्स को खरीदता है, बाय करता है या सर्विसेज को एक टाइम के लिए एंजॉय करता है। एग्जांपल के लिए H&M अगर आप खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, वहां का गुड्स खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, वो आपका राइट टू यूज है, आप उसको घर लेकर आएंगे और यूज करेंगे। वही अगर आप कोई मूवी देखते हैं, कोई क्रिकेट का मैच देखते हैं, मेरी क्लास लेते हैं, राइट, तो वो आपके लिए टाइम पीरियड के लिए, आप इनको परमानेंटली अपने साथ नहीं रख सकते, बिकॉज आपने हायर करा है, बाय नहीं करा। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब सर आपने बताया हमें अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब जितना भी पैसा आपने जनरेट करा है अपने लिए, मतलब ऐसी जगह खर्चा करना जहां से आपको फ्यूचर में रिटर्न्स जनरेट हो, तो दैट expenditure is known as the investment. For example, buying the stock, buying the shares in the stock market,
बाइंग अ प्रॉपर्टी, बाइंग अ गोल्ड, फ्यूचर में यहां से पैसा हमें मिल सकता है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। और उसमें सबसे बड़ा नाम क्या था, मिस्टर वॉरेन बफेट, द नंबर 1 इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया ISB, दैट इज एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। और ये था हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास नंबर 2। और अब इतना अगर आपको समझ में आ ही चुका है तो आई वुड लाइक टू से कि आपकी इंट्रोडक्शन क्लास नंबर 2 तो यहां पर खत्म होनी चाहिए। लेकिन 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 उससे पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आपको वो झलक देखनी है एक बार, तो मैं झलक दिखाता हूं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए फ्लो चार्ट आपके सामने है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन क्लास नंबर 3 में मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि इकोनॉमिक्स की डीप नेस कहां तक है और क्यों मैं उसमें इतना डीप जाता हूं। दैट इज वाई मैं केवल बोलता हूं दैट आई वुड लाइक टू से कि भैया डीप जाके पढ़ाई करो, मजा उसी में ही है। तो बात करेंगे इसके बारे में इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।